बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2i प्लस 2j माइनस के b इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k देन एंगल बिटवीन वेक्टर इज तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी नीचे a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड a डॉट बी हाँ जी 6 2 ज़ा 12 2 3 ज़ा -6 -1 2 ज़ा -2 12 -6 -2 ऊपर आ गया 4 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 3 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7 3 7 का कितना होता है 21 तो cos थीटा अगर 4/21 है तो एंगल क्या हो जाएगा ऑप्शन है cos इनवर्स 4/21 क्योंकि थीटा अगर निकालते हैं वेक्टर में तो उसका फार्मूला होता है a डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड देखिए a बराबर दे रहे हैं ए आई के b बराबर है बी जे के a क्रॉस b पूछ रहे हैं तो करेक्ट आंसर है ए बी के ये देखो ना a और b ये दोनों के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे i क्रॉस j कितना होता है k होता है एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यू से आई k डॉट i क्रॉस j तो भाई ये तो k आ जाएगा k डॉट k 1 हो जाएगा आंसर हो गया भाई एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यू है कि a डॉट b भी 0 है a क्रॉस b भी 0 है एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या है b 0 होगा या b नल वेक्टर भी हो सकता है दोनों ऑप्शन है देखो a डॉट बी a क्रॉस बी दोनों 0 तभी हो सकते हैं जब दोनों वेक्टर में से कोई एक जो है वो नल वेक्टर हो नल वेक्टर यानी 0 तो यहाँ a नहीं है तो ऑफकोर्स क्या है b है ये भी बड़ी अच्छी एमसीक्यू थी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड तो करेक्ट आंसर है यूनिट वेक्टर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यू है टू मैग्नीट्यूड a एंड b आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी तो जब क्या कह रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में होंगी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी तो ये क्या होगा भाई मिनिमम और टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड f आर एक्टिंग ऑन बॉडी एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 0 ये दोनों 2022 की एमसीक्यूज एनईटी की टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड f आर एक्टिंग ऑन बॉडी एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज एनईटी के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं चैप्टर है ऑप्टिक्स का ठीक है जी तो एनईटी के पास पेपर चुन के मैंने आपको करवाने जो आए हुए क्वेश्चन द इरेक्टिंग लेंस इन टेरेस्ट्रिकल टेलीस्कोप increases its magnification decrease its magnification has no effect on magnification तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी है लेकिन इसका करेक्ट आंसर है हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैग्नेटाइजेशन ए बॉडी हु कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ डिटेक्ट कॉल्ड स्टेगमिनेशन कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ आई हाइपरमेट्रोपिया तो ये हाइपरमेट्रोपिया कहलाएगी dash is an eye defect in which a person cannot see the near object because the distance between eye and its retina is too short तो ये शॉर्ट साइटेडनेस लॉन्ग साइटेडनेस या स्पेरिकल ऑपरेशन तो इसका आंसर होगा स्पेरिकल ओके जी इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट फ्रिंजेस आर वाइडर देन डार्क फ्रिंजेस आर वाइडर देन ब्राइट फ्रिंजेस बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल विथ when ray of light passes from rarer to denser medium is suffer a phase change of 180 degree to obtain interference of light waves option A to obtain the source should be phase coherent the source should be monochromatic the principle of superposition shall be applicable और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव तो इसका आंसर है ऑल बड़ा अच्छा पास पेपर का सवाल है स्पीड ऑफ वेव इज डिफाइंड हैज द स्पीड एट विच पार्टिकल ऑफ द वेव वाइब्रेट द स्पीड ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव पासिस द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेव द स्पीड एट विच द वेव रेशियोज ऑफ द वेव्स आर प्रोड्यूस तो इसका सही आंसर है द स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेव स्टैंडिंग वेव इन एन ओपन पाइप कम अबाउट हैज़ अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सुपरपोजिशन रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन सुपरपोजिशन एंड डायफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्शन एंड सुपरपोजिशन। ये कुछ पास पेपर के और बड़े अच्छे सवाल
observer apparently change in the pitch of source due to the relative motion. The source and observer is called option A resonance, vibration effect, Compton effect, Doppler effect. तो ऑफ कोर्स आंसर होगा डॉपलर इफेक्ट। और ये पोस्टमार्टम आप कर लोगे सारे पास पेपर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता पेपर रोकने का, ठीक है। When source of sound moves towards a stationary listener, there occur a decrease in frequency, an increase in frequency, an increase in wavelength, no change in frequency। तो इसका आंसर है an increase in frequency। फिर एक और वर्ड अच्छा है, beats are produced as a result of diffraction, resonance, constructive and destructive interference। तो आंसर है constructive and destructive। तो बच्चों एक सवाल बड़ा प्यारा यही आया था नम्स के टेस्ट में कि बैटरी है एज ए लोड यूज़ हो रही है, मोबाइल यूज़ हो रहा है, बैटरी एज ए लोड यूज़ हो रही है और इसका ईएमएफ है 30 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम और करंट है 50 एम्पीयर। तो बताओ वोल्टेज क्या यानी पोटेंशियल डिफरेंस अब देखो यूज़ हो रही है लोड के तौर पे, कौन सा फार्मूला होगा रे ये वाला V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई बोले तो 30 माइनस का निशान यहाँ 50, आर है 0.2 का मतलब ऑफ कोर्स 1/5, 55 से डिवाइड हो गया 10 बचेगा, 30 माइनस 10 20, फाइनल आंसर 20। वेरी वेरी टॉपिक चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसकी एक एमसीक्यूज चाहे वो थ्योरेटिकल हो न्यूमेरिकल हो सारी हम किसी भी एम के टिकट में आए पोस्टमार्टम करते हुए चलना है। Battery is made up of some electrolytic and electrodes, okay जी, for protection of EMF and hence when this current flow the battery it encounters some resistance by electrolyte present between the two electrolyte, this resistance is known as dash of battery। यानी कि यार जब बैटरी मेल्ट हो रही है इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है जी ये भी समझ में आ गई, इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन ईएमएफ हो रहा है तो करंट भी है, ठीक है जी, तो इट इनकाउंटर सम रेजिस्टेंस, अच्छा जी, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेजेंट बिटवीन इट टू इलेक्ट्रोड। तो ये रेजिस्टेंस क्या कहलाती है, क्या इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 टाइम्स विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्या होता है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमें सीधी सादी बात है, हम क्या चाह रहे हैं भाई कि लेंथ को डबल कर दें। लेंथ को अगर डबल करेंगे तो टी कितने टाइम्स बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर कह रहे हैं बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली रीचेस द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। 2 सेकेंड में वो रीच हो गई ग्राउंड पे, पहला सेकेंड और दूसरा सेकेंड। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा फ्री फॉल मोशन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसने ट्वाइस ऑफ जी तय किया होगा। ट्वाइस ऑफ जी यानी 19.6 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों। कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इनफाइनाइट होती है। फिर कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट एफ और टी एफ के दरमियान में तो उसका इमेज क्या होगा, रेल एंड इन्वर्टेड। बहुत डिटेल में चार्ट बनाया था हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों होता है फोर्स, और याद रखो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो तो फिर क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। पीयू का एटॉमिक मास 242, नंबर दिया 94, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 242 में से 94 माइनस कर लो, 148 हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला L/F0 1 + D/Fe। वहाँ याद रहे D से मुराद लीस्ट डिस्टिंग और डिस्टिंग्विशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है Q0 + PE। और जनाब ये बड़ी अहम एमसीक्यूज़ है जो बार बार आ रही है कि अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ कितनी डेप्थ में होती है, तो ये 1/2 RE में होती है। अगर मास और रेडियस दोनों अर्थ का हाफ हो जाए तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 19.6 हो जाएगा।
अच्छा जी, अगर टू चार्जेस के दरमियान का रेडियस ऑफ हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी? 4F हो जाएगी, 4F हो जाएगी। इसी तरह मास अगर 500 ग्राम है, ग्राम में, ठीक है, V3I + 4J, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 6.25 जूल्स। फिर पूछ रहे हैं लाइट ईयर किस का यूनिट है? टाइम का यूनिट नहीं, डिस्टेंस का है, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में दायरा पावर 12 रह जाएगी, जहन में रखें। देखिए, कह रहे हैं ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन। ये सारे 2022 के जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है, सारे अब एक साथ। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला λL/T। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से इक्वल होती है, लेसर या ग्रेटर। तो भाई याद रखो, कोई भी माइक्रोस्कोप हो, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमेशा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होती है। टॉर्क कह रहे हैं मैक्सिमम कब होगी? तो देखो, R×F फार्मूला होता है, और कॉस क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी हमेशा थीटा 90 पे मैक्सिमम होती है, तो आंसर होगा 90 डिग्री। फिर पूछा था विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम फार्मूला। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम वैसे तो MVR होता है, लेकिन एक और भी इसकी फॉर्म होती है, वो होती है MR² ओमेगा। तो इन्होंने MR² ओमेगा वाला ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो वही हमारा करेक्ट है। अगर दोनों दिए होंगे तो वो एम भी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं लाइट न्यूक्लियाई से हैवी न्यूक्लियाई में जो कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्यूजन। हैवी से लाइट फ्यूजन। फिर वर्डन मैक्सिमम कब होता है जी? कितने एंगल पे? तो थीटा 0 पे, क्योंकि हम कहते हैं F.D वर्डन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 पे मैक्सिमम होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ का फार्मूला पूछा था F0+F। अब एक बात याद रखो, टेलीस्कोप कोई भी हो या F0 FE से बड़ा होता है। और मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये केमिस्ट्री का साल फिजिक्स में पूछ लिया था, तो जी ऑक्सीजन होता है। MCQs, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज, दिस इज फिक्स, क्या होती है जी? π/1800 रेडियन पर सेकेंड। देखिए बड़ा है, मैं अंडर व्हाट कंडीशन विल द मीटर ब्रिज बी मोर सेंसिटिव? P = Q = R = S, मेरा ख्याल यही वाली होगी, ठीक है। P = Q = R = S। और इफ़ 400 waves per second pass through a medium at a speed of 320 meter per second, the wavelength of this wave is। 320 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स कितना आएगा? 0.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 0.8 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जी हाँ, 320 डिवाइड बाय 400, 0.8 मीटर। बड़ा अच्छा सवाल है NET के पेपर का। ए 1500 kg व्हीकल यानी कार स्टार्ट विद रेस्ट, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग बाय इट इज। तो VI 0, ज़ाहिर रेस्ट का मतलब है VF 40, टाइम 10 सेकेंड है, ए निकलता है VF - VI/T, 40 - 0/10, ये आ गया 4। अरे एक्सेलरेशन फोर्स आ गया तो फोर्स होती है F = ma। मास आपका 1500 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 6000 न्यूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन, इसकी डायमेंशन बहुत पूछी है, M-1, L-3, T-2। और एक शिफ्ट में पूछा था कि डिस्कवर किसने किया था? कैवेंडिश ने। एक शिफ्ट में पूछा था कैवेंडिश ने डिस्कवर किस ईयर में किया था? 1798 में। तो कैपिटल G में NED में 3 सवाल इसी साल आए। कह रहे हैं पावर 0 कब होगी? जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल क्या होगा? तो देखो, पावर का फार्मूला होता है V.F, तो ऑफकोर्स थीटा 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी। अब एक अच्छा न्यूमेरिकल आया है कि S अगर 2 आ रहा है तो थीटा क्या होगा? तो फार्मूला होता है S = R⁻, वेयर थीटा इन रेडियन। तो यहाँ 2 आ रहा है, R उधर जाके डिवाइड, थीटा आ गया 2 रेडियन। ऑप्शन में 2 रेडियन था ही नहीं, बल्कि 114 डिग्री था, क्योंकि एक रेडियन 57.3 डिग्री होता है। 57 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 114 डिग्री। फिर एक बड़ा अच्छा सवाल था कॉन्सेप्चुअल कि जुपिटर का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा होता है 2.635, तो बताइए मास वहाँ पे क्या होगा? तो मास ऑफ कोर्स सेम होगा। मास में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वेट पे पड़ता है। अब वेट पूछा जाता तो जितना जुपिटर पे वेट है, अर्थ पे वेट उससे 2.63 टाइम कम हो जाएगा, और जितना अर्थ पे वेट है
जुपिटर पे 2.63 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर पूछा था कि किसी इंसान का वेट जो है वो अर्थ पे 600 न्यूटन है, मून पे क्या हो जाएगा। तो वेट तो चेंज होता है, कितने हिसाब से चेंज होगा, 6 टाइम कम हो जाएगा। मून पे हमेशा 6 टाइम कम हो जाएगा। 600 को 6 से डिवाइड करें 100 न्यूटन। फिर पूछें वॉट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, क्या लाउडनेस का, क्या इंटेंसिटी का। तो भाई दोनों का ही होता है। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का करेक्ट फार्मूला है, मैंने सारी चीज़ बहुत डिटेल में कराई थी। वी स्क्वायर अपॉन आर, 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब ये सारे के सारे भी होते हैं। वेलोसिटी जब डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलेरेशन भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। डेसिबल यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टॉर्क होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। और ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था टॉपिक कि लेंस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज एफ। बड़ा अच्छा साल है। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस अटेन स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री द एक्सेलरेशन इज। अब मेजॉरिटी तो डाटा देख के परेशान हो जाती है कि करना क्या है। और भाई इंक्लाइन प्लेन का जब भी सवाल आता है हमें ये करना होता है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, और थीटा 30 है, साइन 30 कितना होता है, हाफ। 9.8 का हाफ, 9.8 का हाफ क्या होता है, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल या फाइनल स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ देखो 600 न्यूटन रन्स हिल्स 4 मीटर हाई इन 3 सेकेंड, फाइंड पावर। तो जनाब पावर का एक मेरा ट्रिकी फार्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय टाइम। ये 600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 काटा, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 800। पहला सवाल, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होती है। तो याद रखो हमेशा 1 होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी। ब्रेक्स लॉ की स्टेटमेंट 2d साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा। डायफ्रैक्शन की रेटिंग में 2 नहीं आता और d वहाँ डायफ्रैक्शन की रेटिंग होता है। समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 का मतलब है कि बॉडी मूविंग है या इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम, और ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। अब देखो एक सवाल आया था सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। उसमें ये था कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इन पूछा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 किसकी डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी की, वर्क की, एनर्जी की, तो ऑल ऑफ दैम। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है F0 अपॉन F। फिर पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला, तो ये बहुत डिटेल में हमने किया था, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। फिर फोर्स और टाइम इंटरवल की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है जी, इम्पल्स के इक्वल होती है। फिर पूछा है फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अच्छा जी, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टॉर्क का समेशन 0 है। फिर फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला हम देख चुके हैं, लैम्डा एल अपॉन डी। कह रहे हैं अगर डी डिक्रीज होगा तो फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी यार। देखो ना, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, जहन में रखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एट एक्सट्रीम पोजीशन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। फिर पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के दरमियान में एंगल तो होता है थीटा 90, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑब्स्टिकल जो होता है और जो बेंडिंग ऑफ लाइट कर देता है फिनोमेना डायफ्रैक्शन, और उसमें अगर फाइनाइट डिस्टेंस हो तो फ्रेस्नेल, इनफाइनाइट हो तो फ्रेनहोफर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पूछा था रेडियन। फिर ये न्यूमेरिकल है, 4 से 4i माइनस 2j और ये 3i प्लस 4j। देखो डॉट प्रोडक्ट वाली बात है, ठीक है, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट की बात है यहाँ। 4 3 12 मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, -2 × 4 -8 यानी ये 4 जूल्स आ जाएगा। रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब किलोवाट आवर पे 2 तरह से एमसीक्यूज आई थी। एक तो आया था किसका यूनिट है, एक बार एनर्जी और वर्डन था, ठीक है, बोथ ए एंड बी। और एक बार आया था किलोवाट यूनिट इज नॉट द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, तो ऑफकोर्स पावर का नहीं था, बाकी ऑप्शन एनर्जी और वर्क ही थे।
अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, मास 4 टाइम्स कम हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, ये स्क्वायर हो गए, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 टाइम्स कम हो गए, 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा? रिमेन्स द सेम। ये बड़ा अच्छा है। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इज, बात मिरर की हो रही है, तो करेक्ट आंसर है लैम्डा बाय 2। टू इंटरचेंज द फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैम्डा बाय 4। ठीक है जी। तो ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। इन स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर। तो देखो नॉट पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर होगा मास ऑफ स्फीयर। फिर है व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग देन अल्फा एंड ओमेगा विल बी, तो करेक्ट आंसर है पैरेलल। ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो दोनों की रिलेशन क्या होगी? पैरेलल। वेरी वेरी। देखिए बड़ा अच्छा सवाल था, सबसे अच्छा क्वेश्चन 2022 के टेस्ट का। 1 kg स्टोन फॉलिंग फ्रॉम 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी। एक ऑप्शन है 34.14, 24.14, 14.14। देखो एक बात सुनो, जब भी फ्री फॉल मोशन हो और इनिशियल वेलोसिटी 0, ये फार्मूला होता है Vf² = 2Gs। अब यहाँ पे देखो तो 2 × 9.8 × 10 196, Vf² 196 किसका स्क्वायर होता है भाई? 14 का होता है। तो इन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो 14 के करीब है, 14 पॉइंट। ये बड़ा अच्छा सवाल है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड व्हेन टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स का मतलब क्या है? 4 का रूट जो कि होता है डबल। टेंशन डबल, टेंशन डबल होने का मतलब है, देखो पास सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी की रिलेशन टेंशन से होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। यहाँ कह रहे हैं टेंशन 4 टाइम बढ़ी है, तो 4 का रूट फ्रीक्वेंसी कितने टाइम बढ़ेगी? 2 टाइम्स, डबल हो जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई? 100, तो 100 को क्या करें? मल्टीप्लाई किससे कर दें? 2 से। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 200। फिर देख लो, वाइब्रेटरी स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो 4 का रूट क्या होता है भाई? 2, ट्वाइस हो जाएंगी। हाँ, अगर टेंशन 9 टाइम्स होता तो 9 का रूट 3, 100 3 का 300 हो जाती। ये टेंशन 16 टाइम होता तो 4 टाइम बढ़ जाती, 25 होता तो 5 टाइम बढ़ जाती। देखिए जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। साउंड ट्रेवल एट 330 मीटर पर सेकेंड इन एन एयर। इफ़ अ नोट ऑफ 150 हर्ट्ज इज स्ट्रक ऑन अ पियानो, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज, तो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, यानी 330 डिवाइड बाय 150, फाइनल आंसर 2.2 मीटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आ जाएगी। देखिए ये सवाल भी आया है पेपर में, व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट द फेज चेंज विल बी इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री या पाई रेडियन। व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट द फेज चेंज विल बी इक्वल टू 180। ठीक है, चैप्टर की वो एमसीक्यूज जो हर ई कैट एम कैट में बहुत रिपीट होती हैं। टू चार्जेस व्हेन 10 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स ऑफ F न्यूटन होगा वहाँ में से। When 5 centimeter apart, this mass will attract each other with a force of। देखो बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि शुरू में रेडियस था, कितना था? 10 था, फिर कितना हो गया? 5 हो गया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में रेडियस क्या हो गया? हाफ हो गया। तो मैंने बताया था कि इन्वर्स रिलेशन होता है R² के साथ। रेडियस हाफ हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी 4 टाइम, F है तो 4F हो जाएगी। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 28 न्यूटन। इफ पैराफिन वैक्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन चार्जेस हैज़ अ मीडियम देन फोर्स रिड्यूसेस टू। हाँ जी, 2 चार्जेस के दरमियान में 428 न्यूटन। अब क्या रखो, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ये यूज़ करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ बढ़ती है, और वो क्या बढ़ता है?
चार्ज, ठीक है जी, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ती है। बाकी फोर्स भी कम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती है। तो फोर्स अगर 28 न्यूटन है, कितनी कम हो जाएगी? जो रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। 28 को 2.8 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा 10। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, व्हेन बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन इट्स मास विल स्लाइटली इंक्रीज। ये की पॉइंट है, वहाँ पे इस तरह से आ जाएगा कि व्हेन बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन इट्स मास विल रिमेन सेम, इंक्रीज डिक्रीज, तो आंसर है इंक्रीज। अब देखिए ये एमसीक्यूज भी बहुत रिपीट हुई है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं हम, तो उस सूरत में, हाँ जी, ए में लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू सरफेस इज ज़ीरो, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस इज ज़ीरो, और एक में नो चार्ज रेजाइड्स ऑन दैट सरफेस। तो भाई इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। जी हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाए ऑल पॉइंट्स ऑन क्लोज सरफेस, तो रखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस भी ज़ीरो हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस भी ज़ीरो हो जाएगी, और हम कहेंगे नो चार्ज रेजाइड्स ऑन द सरफेस।